Yeah, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the newly released movie called Evil Dead Rise, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और इससे मैंने खुद बड़े पर्दे पर एंजॉय किया, वो भी मिडनाइट वाला शो। रात का 12 बजे वाला शो था, लेकिन फिर भी ऑडियंस इतनी थी जितनी तो सल्लू भाई की किसी का भाई किसी की जान में भी नहीं थी। खैर, उस मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू, उस मूवी का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अलग अलग चैनल्स पर आ चुका है और इस मूवी का भी ऑलरेडी मैंने स्पॉइलर फ्री रिव्यू अपलोड कर दिया है मेन चैनल नितेश नागर पर। ये वीडियो भी मेन चैनल पर ही आने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ये बोलने मत आ जाना कि अभी तो मूवी रिलीज हुई है, आपने इसको एक्सप्लेन क्यों कर दिया। अरे भाई, तुझे नहीं देखनी तो मत देख, लेकिन जो लोग देखने आए हैं, जिनको ये मूवी देखनी है, जिनके आसपास थिएटर्स नहीं है, उनके बारे में भी तो सोचना। अब आजकल लोग क्या कहते हैं, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को कुछ देखनी है, किसी की कुछ डिमांड है, तो मेरा हमेशा से ही यही मोटो था, जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम टेरेसा नाम की एक लड़की को नदी किनारे किताब पढ़ते देख पाते हैं। तभी कैलेब नाम का एक शख्स अपना ड्रोन उड़ाते हुए उसके पास आ जाता है और ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। बेसिकली यहाँ पर 3 बेस्ट फ्रेंड्स अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। टेरेसा कैलेब से कहती है कि जैसिका की इस वक्त तबीयत खराब है, तुम्हें एक बार वहां पर उससे जाकर देख लेना चाहिए, क्योंकि जब से हम यहाँ पर आए हैं वो घर से बाहर निकली ही नहीं है, कब से वहीं की वहीं बैठी है। तो कैलेब कहता है कि तुम्हें उसे जाकर क्यों नहीं देख लेती। तभी टेरेसा घर पर जाकर जैसिका से मुलाकात करती है। इस वक्त वो बेड पर सोई थी, जिसके बाद वो वहीं बैठकर एक बुक रीड करने लगती है। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि वो जिन पन्नों को, जिन लाइंस को रीड कर रही थी, जैसिका बेड पर लेटी लेटी भी उन्हीं लाइंस को रिपीट कर रही थी। टेरेसा ये देख कर डर चुकी थी और जैसे ही उसकी आंखें नीची होती है, तभी जैसिका बेड पर बैठ जाती है। टेरेसा उसके पास आती है उसे देखने के लिए, लेकिन तभी वो बहुत सारी उल्टियां करने लगती है और यहाँ व्यूअर्स को पता लगता है कि जैसिका अभी एक बुरी आत्मा के थ्रू पजेस्ड हो चुकी है। और इतना ही नहीं, वो टेरेसा के बाल नोचकर उसकी खोपड़ी के खाल समेत बाल निकाल देती है और फिर पहुंचती है कैलेब के पास में। इस वक्त टेरेसा भी यहाँ पर आ चुकी थी और कैलेब को यहाँ से चले जाने के बारे में कहती है, लेकिन जैसिका यहाँ पर आ चुकी थी और जो ड्रोन कैलेब उड़ा रहा था उसे अपने फेस पर मार लेती है और अपने फेस को ही कटा फटा बना लेती है और पानी में कूद जाती है। कैलेब को कुछ समझ नहीं आता, वो तो उल्टा उसकी जान बचाने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन तभी जैसिका उसकी मुंडी उड़ा देती है और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है इस भूतिया स्टोरी की कहानी, जो कि है इविल डेड राइज। अभी सारे कांड कहाँ से स्टार्ट हुए, इसके लिए कहानी एक दिन पीछे जाती है। यहाँ हम कहानी की लीड एक्ट्रेस बेथ को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त अपने एक्स बॉयफ्रेंड से परेशान होकर एक टॉयलेट में बैठी होती है। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है और वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट होती है। उनकी आपस में काफी दिनों से बन नहीं रही थी, इसलिए बेथ अपनी बहन एली से मिलने के लिए उसके घर निकल जाती है। यहाँ हम एली को देख पाते हैं, जो कि एक टैटू आर्टिस्ट थी और उसके 3 बच्चे थे, ब्रिज, डैनी और कैसी। इन सभी की लाइफ अच्छी चल रही थी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। उसी वक्त गेट पर कोई नॉक करता है, जो कि थी बेथ। एली बेथ को देखकर हैरान होती है, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से एक दूसरे से मुलाकात नहीं करी थी। ये सभी आपस में एक फैमिली मीटिंग करते हैं और यहाँ पर एली क्यों कहती है कि रात को बातें वगैरह करेंगे तो कुछ पिज्जा वगैरह हो जाए। तो यहाँ पर बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी एली बेथ के साथ बात करने के लिए आती है और पूछती है कि तुम्हारा बिना बुलाए ही ऐसे आ जाना, लाइफ में कोई दिक्कत वगैरह चल रही है। जिस पर बेथ बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कुछ अच्छी बन नहीं रही और ऊपर से मैं कुछ ज्यादा अपसेट भी थी, तो सोचा तुमसे मिलने के लिए आ जाऊं। मीनवाइल बच्चे, जो कि पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गए थे, जब वो पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, तभी वहां पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है, जो कि था लेवल 5 का। ये गड़गड़ाहट इतनी जोर की थी कि वहां जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। डैनी उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है तो ब्रिज उसे मना करती है कि आगे मत जाओ, लेकिन अब यूएस बॉयज हैं, जब तक किसी चीज में उंगली ना करे मजा कैसे आने वाला था। तो वो धरती के गड्ढे में घुस जाता है और यहाँ हम व्यूअर्स और डैनी को पता चलता है ये बेसमेंट पहले कभी एक बैंक हुआ करता था, जहाँ पर बड़ी तिजोरी और कुछ छोटे छोटे लॉकर्स भी थे। उसे लगता है कि अगर इन लॉकर्स में पैसा हुआ तो वो अमीर बन जाएगा, लेकिन उसे किसी भी लॉकर में पैसे तो नहीं मिलते, मगर वहाँ कुछ म्यूजिक सीडीज जरूर पड़ी थी। तभी उसे एक बड़ा सा संदूक दिखता है और जब उसके पास जाता है तो वो ऑलरेडी टूटा हुआ था, जिसके अंदर हाथ डालकर वो उसमें से कुछ बाहर निकालता है, जो कि एक किताब थी। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब वो क्यों थी वो तो आपको कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। ब्रिज उसे ऊपर खड़े होकर चिल्ला रही थी कि तुम इतनी देर से नीचे क्या कर रहे हो, ऊपर आ जाओ। और फटाफट से डैनी उन रिकॉर्ड्स को और उस बुक को लेकर अपने साथ घर में आ जाता है। उनकी मम्मी एली उन्हें देखकर पहले तो परेशान होती है, लेकिन खुश भी होती है कि
आखिर बच्चे टाइम पर घर पे आ तो गए। इसी के साथ वो बच्चों को हिदायत देती है कि कभी भी अर्थक्वेक की ऐसी कोई आपदा है तो एलिवेटर को यूज नहीं करना चाहिए। एलिवेटर मतलब लिफ्ट। अब डैनी को तो पहले से उस किताब को पढ़ने की चुल थी, तो वो आकर सीधा उसको खोलने की कोशिश करता है, जो कि हूबहू हैरी पॉटर के प्रिजनर ऑफ अज़्काबान जैसी बुक लग रही थी। उसके बड़े बड़े दांत भी थे और खोलने की कोशिश में उसकी उंगली से खून निकल जाता है और वो खून किताब सोख भी लेती है। इसके हर एक पन्नों में गंदी गंदी ड्राइंग्स थी, जहां पर मार काट, खून खराबा, जानलेवा हमले, ये सब कुछ उस किताब के अंदर भरा हुआ था। ब्रिज इसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि इस किताब से नेगेटिव वाइब्स आ रही है और वो डैनी को इसे वापस वहीं रख देने के बारे में कहती है, जबकि डैनी कहता है कि अर्थक्वेक आ रहा है, मम्मी ने तो एलिवेटर यूज़ करने के लिए मना किया है। जहाँ पर ब्रिज कहती है कि तुम्हारा उठ करके सुबह पहला काम यही होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बैथ केसी को नहला रही थी और पूछ रही थी कि क्या तुम्हें वाटर क्रीचर से डर तो नहीं लगता। इतने में डैनी उन म्यूजिक सीडीज को निकाल कर प्ले करना स्टार्ट करता है और यहाँ उसे पता चलता है कि ये सन 1123 के अंदर रिकॉर्ड किए गए एक एक्सॉर्सिज्म का ऑडियो है। अगर एक्सॉर्सिज्म को एक्सप्लेन करूँ तो जब भूत पलीत को भगाने के लिए जो तंत्र मंत्र किए जाते हैं और फिर भूत मुक्ति होती है, तो इसे ही एक्सॉर्सिज्म कहा जाता है और इस क्रिया को करने वाले को एक्सॉर्सिस्ट कहा जाता है। थोड़े दिन पहले मैंने एक और मूवी एक्सप्लेन करी थी जिसका नाम था दी पॉप्स एक्सॉर्सिस्ट। वो भी बहुत अच्छी मूवी थी। एक्चुअली वो मूवी बेस्ड थी हॉरर पर, यानी कि उसका जॉनरा कंप्लीटली हॉरर था, लेकिन इस इविल डेड राइज का जॉनरा हॉरर प्लस स्लैशर है, तो मुझे ये ज्यादा पसंद आई कंपेयर टू पॉप्स एक्सॉर्सिस्ट। खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्पीकर में आवाज आ रही थी कि उस प्रेत आत्मा को पकड़ने के लिए चर्च के सभी पादरी एक हो गए, मगर उस आत्मा को काबू नहीं कर पाए। उसे हराने का कोई भी रास्ता नहीं, और अगर एक बार वो आजाद हो जाए तो जब तक अपने पूर्ण रूप में नहीं आ जाती किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। इसी बीच हम उस आत्मा को रिलीज होता देख पाते हैं जो कि अपना शिकार ढूंढ रही थी और वहीं गलती से एली अपना बेकार का सामान बेसमेंट में रखने के लिए नीचे जा रही थी। अब हो गया दोनों का संबंध, और इस आत्मा का प्रहार इतना जोरदार का था कि वो तो बेचारी लिफ्ट के ऊपर ही चिपक गई थी, जिसके बाद उसके ऊपर काफी सारी मारपीट होती है, कान से बाली खींच ली जाती है, खूब चाटे वाटे पड़ते हैं और एट द एंड लिफ्ट के तारों से ही एली को उलझू कर उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। यहाँ घर पर बच्चे अपनी मम्मी का वेट ही कर रहे थे, ऊपर से लाइट भी जा चुकी थी, तो ये सभी काफी परेशान थे कि आखिर करे तो क्या करें। इसी बीच दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। सभी उसे देखते हैं कि क्या कोई आया है, और यहाँ पर घर आ चुकी थी एली, वो भी एक प्रेत आत्मा के साथ में। हालांकि घर वालों को ये बात पता तो नहीं थी, मगर अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एली आकर टेढ़ी मेढ़ी होकर सीधा रसोई में पहुंचती है और अंडों को पकाना शुरू कर देती है। मतलब कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, भूत प्रेतों को काफी सारे भूत प्रेतों को भी भूख लगती है, तो या तो मीट मांस मच्छी या फिर अंडा चलता है इनको। आप लोगों को भूख लगती है तो आप क्या खाते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यूजुअली तो सभी वाइफ्स अपने हस्बैंड का सर खाती है और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का माथा खाती है, तो आप भी अगर उसी कैटेगरी में आए हैं तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो हॉरर मूवी है, हॉरर थीम को ही लेकर चलते हैं, हंसी मजाक सारा बाद में। बैथ और बच्चों को लग रहा था कि मॉम में कुछ तो गड़बड़ है, और उतने में ही एली के हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं और वो भागते हुए इनके पास आती है और बहुत सारी उल्टी कर देती है। मतलब इतनी उल्टी कि पूरा का पूरा फर्श भर जाता है। बैथ और डैनी उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए जैसे ही एलिवेटर के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है एक तो एलिवेटर भी खराब है, ऊपर से नीचे के फ्लोर तक जाने के लिए जो सीढ़ियां थी वो भी टूट चुकी थी। इस वक्त इनके पड़ोसी गैब्रियल और मिस्टर फोंडा भी इनके घर आ चुके थे, जो कि बार बार एली की आंख बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुल जाती है। घर से बाहर जाने के ऑलमोस्ट सारे रास्ते बंद हो चुके थे, तो ये कुछ और तिकड़म लगाते हैं। इसी बीच बैथ आकर एली के पास बैठ जाती है और उसके साथ अपना दुख बांटने लगती है कि मैं तो वैसे भी परेशान थी, मेरे घर में आते ही तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। इतने में ही एली बहन जी खड़ी हो जाती है, और जो भूत की मूवीज में ऑब्वियसली होता रहता है, यानी कि चल के जाना और फिर चिल्लाना, तो सेम वैसा ही कुछ होता है। लेकिन हाँ, सच में सीन काफी ज्यादा क्रीपी था, और जोरदार चिल्लाट के बाद जब मैडम की बैटरी खत्म हो जाती है तो वो पानी में ही गिर जाती है। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म थी, पूरा पानी उबलने लगा था, और फिर बाहर आती है एली, जिसे देखकर बच्चों के होश उड़ चुके थे, क्योंकि एली पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उसके अंदर जो बुरी आत्मा थी वो उस पर पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। वो अपना सबसे पहला शिकार बैथ को बनाती है, एक कांच का टुकड़ा लेकर उसकी ओर भागती है, लेकिन ब्रिज उसे ऐसा करने से मना करती है। मॉमी, आप जो कर रही हैं ऐसा करो मत, रुक जाओ। लेकिन मॉमी तो मॉमी, वो उसे छोड़
तोड़कर घर के अंदर जो गैब्रियल था उस पर हमला कर देती है, उसकी आंख खा जाती है और एक दूसरे लड़के जैक के मुंह में थूक देती है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और ये लोग कैसे तैसे करके अपनी जान को बचाते हुए घर का गेट बंद कर देते हैं और एली बाहर ही रुक जाती है और वो जोर जोर से घर के गेट को हिलाते हुए उसे खोलने को कहती है, जहाँ पर बेथ उसका जवाब नहीं देती और बच्चों को अंदर ही रहने के लिए कहती है। ब्रिज आकर डैनी पर चिल्लाने लगती है कि मैंने मना किया था उस बुक को मत खोलना, लेकिन तुम्हारी वजह से देखो आज क्या हो रहा है। तो बेथ कहती है कि बुक, तुम किस बुक के बारे में बात कर रहे हो? जहाँ पर डैनी उसे वो बुक दिखाता है। इस बुक को देखने के बाद में बेथ भी समझ गई थी कि ये द बुक ऑफ ईवल है, द बुक ऑफ डेथ है और इसी की वजह से ही ये बुरी आत्मा आज खुले में घूम रही है। मीनवाइल हम ब्रिज का फेस देख पाते हैं जो कि धीरे धीरे घाव जो कि एली ने टैटू मशीन से बना दिया था, वो घाव और ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। छोटी बच्ची केसी जिसे अपनी मॉमी की आवाज आने लगती है, मॉमी कहती है कि बेटा अपने पास आ जाओ, मम्मा के पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। अब छोटे बच्चे बेचारे क्या ही करें, उनको कुछ समझ नहीं आता और वो भूत को घर में बुलाने के लिए गेट खोल देती है। तभी मॉमी उसका गला पकड़ लेती है, लेकिन कैसे तैसे बेथ और डैनी आकर केसी की जान बचाते हैं और दरवाजे को अगेन लॉक कर देते हैं। केसी इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो डैनी के साथ बैठकर बातचीत कर रही थी। मीनवाइल बेथ जब ब्रिज के पास जाती है तो इस वक्त ब्रिज किचन के ऊपर उकड़ू पोजीशन में बैठी हुई थी। बेथ को लग ही चुका था कि कुछ तो गड़बड़ हो ही चुकी है और तभी हम ब्रिज का फेस देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी था और इस वक्त वो कांच का ग्लास खा रही थी और निगलते टाइम उसके गले की चमड़ी तक में कांच उभरता हुआ हम देख पाते हैं। वो भागते हुए आती है और बेथ को अपना शिकार बनाती है। इतने में ही उसे छोटी बच्ची केसी दिख जाती है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती ही है कि तभी केसी के पास जो गुड़िया वाला डंडा था वो उससे सीधा कर देती है और बेथ के मुंह में वो डंडा पूरी तरीके से घुस जाता है। ढेर सारा खून निकलने से उसकी बैटरी भी लो हो जाती है और वो वहीं गिर जाती है। डैनी जानता था कि फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी ही, इसलिए वो उसे एक चद्दर में लपेट कर बेड पर रख देता है। वहीं घर के बाहर एली ने अपने पड़ोसियों, आजू बाजू के बच्चों सभी को जान से मार दिया था। ना ही उसके ऊपर किसी गोली का असर हो रहा था और ना ही उसके लातों का, क्योंकि वो तो एक पजेस्ड बॉडी थी। बेथ को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि उस म्यूजिक सीडी में ही कुछ गड़बड़ थी, एक बार उसे सुनना चाहिए। जहाँ पर अगेन वो उन ऑडियो सीडीज को सुनने जाती है जिनके अंदर पादरी ये बता रहे थे ये किताब खून मांगती है और एक बार जब खुल जाती है तो इससे निकलने वाली आत्मा अपने आसपास के लोगों को जान से खत्म कर देती है। मीनवाइल एली को घर में घुसने का रास्ता एयर डक्ट से मिल जाता है और वो उसके जरिए घर में पीछे के रास्ते से आ जाती है और अपना पहला शिकार बेथ को ही बनाती है। साइमल्टेनियसली यहाँ पर ब्रिज भी खड़ी हो जाती है और डैनी पर हमला करती है, लेकिन डैनी के हाथ लाइटर लग जाता है और वो उसे आग से जलाकर मार देता है। वहीं दूसरी ओर बेथ और एली का झगड़ा तो चल ही रहा था। इसी बीच में केसी बेथ को एक कैंची दे देती है जो कि बेथ सीधा एली के नाक में डाल देती है। मतलब ऑलमोस्ट भूतनी डेड हो चुकी थी, पूरी नहीं मतलब आधी आधी कह सकते हैं। अब घर में सिर्फ ये दो ही बची थी, एक तो बेथ और एक केसी, क्योंकि ब्रिज जलकर मर गई थी और मरने से पहले उसने डैनी को भी मार दिया था और एली को तो आप जानते हो इतनी देर से भूतनी बन के घूम रही है। तो यहाँ घर से निकलते वक्त बेथ को मिस्टर फोंडा की बंदूक मिल जाती है। वो उसे हाथ में उठाती है, लेकिन बाकी सब भूत उसको जाने कैसे देंगे, उसको भी तो भूत बनाना है। तो यहाँ पर सब मिलकर उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। एली भी बाहर आ जाती है अपनी नाक में से वही कैंची वैंची निकालनी कूल के, लेकिन तभी बेथ हिम्मत दिखाते है वो उसको शूट करती है। पहले शूट में तो उसकी टांग उड़ती है और दूसरे शूट में उसका हाथ उड़ जाता है और ये सभी लिफ्ट की ओर भागते हैं, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। केसी को पता चलता है कि वहाँ चाबी अटक गई थी, उसे निकालकर जब ये बटन दबाते हैं तो लिफ्ट चालू हो जाती है और ये लोग नीचे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगेन ट्विस्ट, वो लिफ्ट पूरी तरीके से खून से भरी हुई थी। धीरे धीरे हर एक छोटी दरार से खून उनके सर पर गिरने लगता है और फिर जब बहुत सारा खून लिफ्ट के ऊपर भर जाता है तो जैसे ये लोग ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं, लिफ्ट से फटकर खून बाहर निकलता है और पूरा एलिवेटर भी टूट जाता है और ये दोनों भी लाल लाल होकर निकलते हैं। ये दोनों ही कैसे तैसे बचकर वहां से निकलने के लिए कार में बैठते हैं और बाहर जाने के लिए जो मेन गेट था उसका स्विच ऑन करके उस जाली को ऊपर करने वाले थे, लेकिन तभी उस किताब के पन्ने हिलने लगते हैं और उसमें एक ड्राइंग थी जिसके अंदर सारी बॉडीज मिलकर एक हो जाती है और वैसा ही कुछ रियलिटी में भी हो गया था। यहाँ पर एली की बॉडी से उसके दोनों बच्चे मिस्टर फोंडा और गैब्रियल भी ऐड हो चुका था। ये क्रीचर इन दोनों पर हमला करता है, लेकिन ये दोनों कार के आगे पीछे छिपते हुए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इनका गेट ओपन भी हो जाता है और जैसे ये उस बिल्डिंग से भागने वाले होते हैं कि तभी वो क्रीचर आकर केसी को ले जाता है। बेथ ऐसा होने देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पास ही की जाली तोड़
तोड़कर बंदूक के साथ सीधा उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है। अब यहाँ पर एक गार्बेज थ्रोअर या फिर गार्बेज क्रैकर मशीन भी थी, मुझे इसका एक्चुअल नेम नहीं पता कि क्या बोलते हैं इसे। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उस ट्रक के अंदर वो क्रीचर आकर केसी को मारने ही वाला था, उसकी टांगे काटकर खुद में मिलाने वाला था, लेकिन तभी बैथ आकर उसे शूट करती है। क्रीचर को लग चुका था कि ये बड़ा माल है, पहले इसको खत्म करो, तो ये उसको मारने के लिए जाती है। लेकिन इविल डेड की मूवीज में जो इनका मेन हथियार था वो था चैनसो, और बैथ के हाथ वो लग जाता है। अब तो महान शक्तिमान बैथ उस चैनसो को उठाकर उस क्रीचर पर बहुत वार करती है और उस घूमने वाली मशीन में उस क्रीचर को पूरा घुसा देती है। उसके हाथ पैर पूरी तरीके से पिछुड़ के खून बाहर बहने लगता है, पूरा का पूरा पार्किंग एरिया लाल हो जाता है। खैर इतना लाल खाला पीला दिखा तो रहा हूं कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ जाए, क्योंकि ब्लड, न्यूडिटी, सेक्सुअल कंटेंट दिखाना यूट्यूब पर सख्त मना है। देखो तुम्हारे लिए रिस्क ले रहा हूं। ओके, सो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, बैथ उसे अपने चैनसो से पूरी तरीके से खत्म कर देती है। एंड में उसकी मुंडी बचती है जो कि अगेन काली काली बेकार बातें करती है, तो बैथ उसे भी अपने चैनसो से पूरा चीर फाड़ देती है और केसी को यहाँ से लेकर के निकल जाती है। अब इस कहानी के एंड में हम देख पाते हैं जेसिका को, जो कि अपनी फ्रेंड टेरेसा से फोन पर बातचीत कर रही थी। अब यहाँ पर पहले तो जब ये पार्किंग में आई थी तब इसे कुछ दिखा नहीं कि यहाँ पर इतना खून खराबा, मांस, फ्लश वगैरह पड़ा है, लेकिन थोड़ी देर में इसको पता चल जाता है। अब जो आत्मा थी वो तो अमर होती है, मरती नहीं है, तो वो आकर सीधा जेसिका को पजेस्ट कर लेती है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब यूजुअली मूवीज में जो पोस्ट क्रेडिट सीन, यानी कि सब नामों के क्रेडिट के बाद में जो दिखाए जाते हैं, वो इस स्टोरी की शुरुआत में ही हम लोगों ने देख लिए थे। यानी कि अब इसका नेक्स्ट पार्ट और भी बनेगा, जहां पर हम जेसिका की स्टोरी को देख पाएंगे कि उस आइलैंड पर खून खराबा कर देने के बाद में वो आत्मा कहां पर गई। सो गाइज, ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी और भी बेहतरीन हॉरर मूवीज की लिस्ट जो मैंने अभी स्टार्ट करी है, कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी, उसके पार्ट्स आने बाकी हैं। तो हॉरर लवर्स, आपके लिए बहुत ज्यादा न्यू कंटेंट आने वाला है, तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इसी के साथ साथ अगर एनिमेटेड या फिर टॉलीवुड, बॉलीवुड या वेब सीरीज में इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर और चैनल्स को चेकआउट करें। आपके मूड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहां माल मसाला मिल जाएगा, तो उन्हें भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।